बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फिर जैसा कि आप सबके इल्म में होगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लेक्चरर और सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी एसएसटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनका सिलेबस भी अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। आपकी स्क्रीन पर भी आपको सिलेबस नज़र आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। आज की ये वीडियो मैं जो इसका प्रोफेशनल पार्ट होता है इस टेस्ट का, तो उसको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप लेक्चरर का ये सिलेबस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1 20% इंग्लिश पर मुश्तमिल होता है, जिसमें वोकेबलरी, ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। और पार्ट 2 50% सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल आपने लेक्चर फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है तो ये 50% आपका जो डिग्री है यानी फिजिक्स से रिलेटेड आपके बैचलर यानी जो कोर्स आपने किया है यूनिवर्सिटी में जो पढ़ के हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। और 30% यानी पार्ट 3 ये प्रोफेशनल टेस्ट होता है, जिसमें पेडागोजी से रिलेटेड एंड स्पेसिफिकली ये जो चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चार एरियाज लिखे हुए हैं, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन, नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पार्ट 3। इसको तैयार किए बगैर आप टेस्ट में कामयाबी को मुमकिन नहीं बना सकते, यानी अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, अगर एफपीएससी एसएसटी के टेस्ट की बात करें तो इस सेक्शन की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये एसएसटी, कुछ एसएसटी के टेस्ट में 40% पार्ट इस पर मुश्तमिल होता है पेडागोजी से रिलेटेड, और कुछ में 80% भी ये पार्ट होता है, यानी 80 एमसीक्यूज प्रोफेशनल टेस्ट में से आते हैं और 20% तो ऑफकोर्स इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं। तो इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोफेशनल टेस्ट यानी पार्ट 3 के पेडागोजी से रिलेटेड एंड स्पेसिफिकली ये जो चार एरियाज़ हैं इनको मैं कवर करूँ, एमसीक्यूज अपलोड करूँगा इंशाल्लाह डेली बेस पे। सो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें, ताकि आपके पास अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए जी, आज बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज इस सिलसिले की पहली वीडियो मैं बनाने लगा हूं आपके साथ। इस पार्ट में, इस वीडियो में 30 एमसीक्यू शेयर करूंगा पेडागोजी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं वीडियो की जानेब। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो कंप्लीट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी infostar.com वेबसाइट से भी आप हासिल कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर लीजिएगा। पहला जो सवाल है, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी जो लफ्ज़ है उसका मतलब क्या है, उसके माने क्या हैं। चार ऑप्शन है जी। टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड और टू एजुकेट द चाइल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो टू लीड द चाइल्ड होगा, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, पेडागोजी दो लफ्ज़ों, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। पेडा कहते हैं पीडिया यानी बच्चों को, चाइल्ड को, एंड गोजी ये कहते हैं लीडर को, यानी लीड को, लीड द चाइल्ड। ठीक है, तो इस तरह से मिला के इससे बनता है टू लीड द चाइल्ड। पेडागोजी लीड को कहते हैं और पेडा बच्चे को कहते हैं, चाइल्ड को। तो लीड द चाइल्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। और इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द फिलोसफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक didactic was, the philosopher who worked in mathematical and scientific didactic was, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मार्टिन वैगनशन। ठीक है जी। 4 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी, आईसीटी कहलाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टू इन्हांस लर्निंग, लर्निंग सीखने के अमल को बढ़ाने के लिए एजुकेशन में, तो ये कहलाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 5 है, स्कोरिंग बाइट यूज टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड रूबिक्स, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 6, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं, बड़े होते हैं, द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, डिक्लाइंस कहते हैं कम होना, गिरना। सो द स्पीड ऑफ, यानी उनकी जो सीखने की रफ्तार है वो कम होती जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ।
7 है which from the following should be used to increase correct responses and appropriate behavior. Which from the following should be used to increase correct response and appropriate behavior. इनमें से किस चीज़ को यूज्ड इस्तेमाल किया जाए टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स, बेहतरीन रिस्पॉन्स के लिए और बेहतर बिहेवियर के लिए, रद्द के लिए. ऑप्शन ए प्रेज कहते हैं तारीफ़ को, तो इसको बढ़ाना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स की तारीफ़ होनी चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा बनेगा, उनका रिस्पॉन्स दुरुस्त आएगा और उनकी हौसला अफजाई, उनकी तारीफ़ की जाए, उनको प्रेस किया जाए. 8 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर. अब कोई छोटी सी इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऐसा नामुनासिब रवैया हो जो कि माइनर हो, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज, तो क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए उनमें से कि वो भी कम हो जाए. ठीक है, तो जो माइनर सा बिहेवियर है वो भी ख़त्म हो जाए. इसका ऑप्शन सी है इग्नोरेंस, तो इग्नोर करना चाहिए. ठीक है, जो माइनर बिहेवियर होता है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको इग्नोर करना चाहिए वाइल यू आर डिलीवरिंग लेक्चर टू स्टूडेंट. ठीक है, क्लास में. सो द बुक ईमाइल और ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज़ रिटन बाय, तो ये बुक ईमाइल और ऑन एजुकेशन किसने लिखी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है रोसू, व्हाट्सएवर जो भी प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है. इसका पूरा नाम है जीन जैक्स रोसू. 10 अकॉर्डिंग टू एमाइल द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक क्या जी, क्या मेन मकसद है अकॉर्डिंग टू एमाइल थ्योरी, जो एमाइल है उसके मुताबिक नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन, एजुकेशन में कौन सा नोबल वर्क है? इज टू मेक एन रीजनिंग मैन, एक रीजनिंग मैन बनाना, ये है अकॉर्डिंग टू एमाइल. चलिए 11 है टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स clearly and in interesting way and relate this new information to things student. अच्छा, टीचर्स को ऐसे अंदाज में इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी चाहिए, प्रेजेंट करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो क्लियर हों और उनका एक इंटरेस्ट बने, एक इंटरेस्टिंग तरीक़ाकार में, इंटरेस्टिंग वे में वो पढ़ाएं, और जो वो बता रहे हों उनको वो ऐसी चीज़ों से रिलेट करें जो कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, जो कि तलबा और तलबात जानते हों, पहले ही जानते हों. ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है. अच्छा, ये 12 है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, सोशल आएगा. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी कहता है स्कूल इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल जो है ये एक माशरती इदारा है, एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस, और जो तालीम है, एजुकेशन है, वो भी एक माशरती अमल है अकॉर्डिंग टू एमाइल, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी. चलिए 13 है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, किस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, स्कूल स्टूडेंट्स को किस लिए तैयार करना, मतलब स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, स्टूडेंट्स को किस लिए तैयार करना चाहिए? टू प्रेजेंट फॉर प्रेजेंट लाइफ, जो अभी की हाल की ज़िंदगी है उसको जीने का, मतलब उसको सीखना चाहिए. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल को, स्टूडेंट को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि हाल में कैसे जिया जाए, प्रेजेंट लाइफ. ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है. 14 रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन become dash to occur again in that situation. Responses ऐसे responses रद्द अमल that produces a satisfying effect, जो कि मुतमईन असर छोड़े in a particular situation, किसी मखसूस सिचुएशन में, सूरत हाल में, become dash to occur again. तो ऐसे जो रिस्पॉन्सेज हैं ये बार बार अकर होने चाहिए. ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऐसे रद्द-ए-अमल जिससे अच्छा तासुर हो, अच्छा इफ़ेक्ट हो, मुतमईन वाला, सेटिस्फेक्शन वाला इफ़ेक्ट हो, तो ऐसे अवामिल, ऐसे रद्द-ए-अमल बार बार होने चाहिए. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, मोर लाइकली. 15 रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ डिसकम्फर्टिंग इफेक्ट बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन. अच्छा, अब ये इसी के अगेंस्ट है. ठीक है, इसके अपोजिट है. ऐसे रिस्पॉन्सेज, ऐसे रद्द-ए-अमल
दैट प्रोड्यूसेस जो कि प्रोड्यूस करें, पैदा करें डिसकम्फर्ट इफ़ेक्ट, ऐसा इफ़ेक्ट जो कि कंफर्ट ना हो, मुतमईन ना हो, गैर मुतमईन वाला असरात। बिकम डैश टू अकर, तो ऐसी जो रिस्पॉन्सेज हैं ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। टू अकर अगेन, दोबारा से सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, ऐसे अवामिल नहीं होने चाहिए। लेस लाइकली, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, ठीक है। ऐसे रद्दमल जो कि अच्छा तासर छोड़े वो तो होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो डिस्कम्फर्ट हो वो नहीं होने चाहिए। 16 अकॉर्डिंग टू रोसोई, at what age a person ready to have a companion of the people of companion of the opposite sex। अच्छा ठीक, अकॉर्डिंग टू रोसोई किस उम्र के शख्स को, विथ वट एज ऑफ पर्सन, कौन सी उम्र होनी चाहिए कि उसको अपोजिट यानी मुखालिफ सन्फ की ज़रूरत पड़े। इसका करेक्ट ऑप्शन है 16, ऑप्शन ए। 17, अच्छा जी, 17 द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस। द फील्ड ऑफ स्टडी, एस फील्ड ऑफ स्टडी जो कि कंसर्न करती हो विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, जो कि सोचने का अमल है उसको कंस्ट्रक्ट करे, उसको बनाए। इंक्लूडिंग रिमेंबर, अब इस सोचने के प्रोसेस में 3 चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग यानी जो रिमेंबर कर सके, याद दहानी, याद रख सके चीज़ों को। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एंड डिसीजन मेकिंग, और कोई फैसला के काबिल हो, डिसीजन मेकिंग पावर उसमें हो, ठीक है। तो ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो कि इन चीज़ों को बनाए, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस प्रोसेस को, इस डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। 18, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ से 17। 18 जीन पियाजेट प्रपोज्ड डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे 17 में हमने बात की MCQs में, तो इसकी 4 स्टेजेस हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। पहला है सेंसोरी मोटर इंटेलिजेंस, दूसरा है प्री ऑपरेशनल थिंकिंग, तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, एंड फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग। 19 the more often a particular ability is used the dash it becomes, the more often a particular ability, एक ऐसी सलाहियत जो कि ज़्यादा मोर ऑफन यूज़ की जाए तो वो क्या होती है, वो ऑफ कोर्स वो स्ट्रांग होती जाती है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। एक ऐसी सलाहियत जो कि बार बार इस्तेमाल की जाए तो क्या होती है, स्ट्रांग होती है वो एबिलिटी। 20 द लॉन्गर ऑफ पर्टिकुलर एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी जो कि लॉन्गर ऑफ पर्टिकुलर अनयूज, ज़्यादा अरसे के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो उसको जंग लग जाता है उस एबिलिटी को, वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, इट बिकम्स वीकर। अच्छा, इस यहाँ पर एक और ऑप्शनल आपके साथ शेयर करता चाहूँ कि ये जो दिमाग है हमारा ब्रेन, इसको जितना हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितना इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे केसेस इसमें लाएंगे, सोचने वाले, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, तो इसकी जो टेक्निकल एबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, एनालाइज करने की, जो सोचो विचार करने की कुव्वत है वो बढ़ती जाएगी, और इसका जो रिमेंबर करने की पावर है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। सो दिमाग को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो यूज़ करना चाहिए। 21 the more parts of your brain the more parts of your brain you use the more likely you are dash information you are retain information। जैसे मैंने बात की कि दिमाग के जितने हिस्से को ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा मोर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, जितना दिमाग को ज़्यादा यूज़ करोगे तो उतना ही आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, याद दहानी की, रिटेन करने की चीज़ों को, मालूमात को ज़्यादा अरसे के लिए रखने की वो बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, दी कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज, दी कंक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को, ऑफ अ डिडक्टिव आर्गूमेंट जो होते हैं उनका रिजल्ट इज सर्टेन, सर्टेन, अटल, सर्टेन एक चीज़ जो पक्की डक्की हो। 23 द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट। अच्छा, पहले ये डिडक्टिव आर्गूमेंट था ऊपर, अब ये इंडक्टिव आर्गूमेंट है। याद रखिए द कंक्लूजन ऑफ अ डिडक्टिव आर्गूमेंट इज व्हाट, सर्टेन, ऑप्शन है इसका दुरुस्त है। और इसी के अपोजिट द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज, इसका प्रोबेबल होगा, प्रोबेबल यानी इसमें प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, पढ़ी होगी आपने प्रोबेबल,
जिसके चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, इम्कान होता है, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखिएगा। 24 द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच और लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच और लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड। पहले जिक्र हो चुका है इसका, 17 आई थिंक, इससे ऊपर वाला जो आंसर था यहाँ पर 22 द कंक्लूजन ऑफ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज सर्टेन। तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज पर गौर कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर गिवन स्टेटमेंट टू रीच और लॉजिकल सर्टेन कंक्लूजन, ठीक है। सर्टेन कंक्लूजन किस में होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 25 the reasoning in which the given statement are viewed as supplying strong evidence for the truth of the conclusion is called। so इसमें इंडक्टिव रीजनिंग आएगा, ठीक है जी। इसमें शहादतों की ज़रूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस की ज़रूरत किसी भी फॉर ट्रुथ के लिए, सच्चाई के लिए, किस में? कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है 26 अकॉर्डिंग टू जीएन पियाजेट। अच्छा सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, इसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि मैं सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहा, सो इग्नोर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग लाइक ड्यूरिंग। चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स की जब बात आए तो ये किस स्टेज में होती है? अकॉर्डिंग टू जेन पेजेट ये होती है जनाब ऑप्शन डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में स्टूडेंट की, चिल्ड्रन की कौन सी डेवलपमेंट होती है? एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स की। और ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस एज से शुरू होता है? चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक। अच्छा ये अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस एज से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज शुरू होता है। 27 है चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक अनापरस्त को कहते हैं ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। तो किस स्टेज में होते हैं जी? सेंसोरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। इन स्टेजेस में जो बच्चे होते हैं वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। 28 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग टू। तो ईगोसेंट्रिक कब नहीं होते? जब वो किस स्टेज में दाखिल हो रहे हो? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये एक ऐसी स्टेज है जब इसमें एंटर हो रहे होते हैं चिल्ड्रन तो वो ईगोसेंट्रिक नहीं होते, ठीक है। 29 अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट। तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस उम्र में स्टार्ट होती है? 7 साल की उम्र में। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 30 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट्स एट एज। अब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब स्टार्ट होती है? 11 साल की उम्र में। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। तो याद रखिएगा, ऊपर बात हुई थी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, 7 ईयर्स में स्टार्ट होता है ये स्टेज। और अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल की उम्र में स्टार्ट होता है। सो व्यूअर्स, होप सो कि मेरी ये जो काविश है यह आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो इन एमसीक्यूज़ को रिमेंबर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद 30 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो इस तरह से हम इंशाल्लाह डेली बेस पे कुछ एमसीक्यूज़ को कवर करके इसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। सदका जारिया समझकर। मज़ीद अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट्स, कोई राय है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हाँ आपको ये फाइल चाहिए हो PDF में शॉर्ट फॉर्मेट में नोट चाहिए तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो कि infostad.com है उसके थ्रू हमसे रब्ता करके ये मंगवा सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।